राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जो विवाद दिख रहा था, वह विवाद जो है अब एक ही छत के नीचे दिख रहा है। वो तमाम खबरें भी आपने देखी होगी और सुनी होगी किस प्रकार से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उसको घर में बंद कर दिया गया, जिसके बाद तमाम जो खबरें हैं वो आप किसी न किसी माध्यम से देखते रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी मामला है जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ रहे होंगे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने आज प्रेस सम्मेलन किया। प्रेस सम्मेलन के दौरान कई सारी बातों का खुलासा किया और अरुण भारती ने कहा कि पशुपति कुमार पारस की जो मंशा थी वो बीते 10 वर्ष पूर्व ही थी। अरुण भारती ने यह भी कहा कि पशुपति कुमार पारस जो है वो उनकी नज़र जो है रामविलास पासवान जी के संपत्ति पर थी। आपको हम सुनवाते हैं अरुण भारती ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। देखिए, परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति से 3 में बांटने की बात करते हैं तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई विल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? साथियों, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बहन के विरुद्ध जाकर के ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको पता है आज के दिन में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। इसीलिए जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी माँ को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 3 लोगों में हो। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उस घर में रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आज मुझे इस परिवार में आए हुए 2 दशक हो चुके हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 5 दशकों से बड़ी माँ शहरबंदी के उसी घर में रहती है। पिछले 2 दशक से मैं खुद देख रहा हूं और आप सभी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जल्दी वो शहर में नहीं आना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो वापस चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां अच्छा लगता है। वो उस जगह के अलावा अलग अलग शहरों में रहने के हिसाब से नहीं रह पाते हैं और इसीलिए जरूरत ये है कि जहां वो रहना चाहें उनको वहां रहने दिया जाए। अब ये बताइए, आपको भी पता है और बड़ी माँ ने भी कहा है कि वो चिराग जी के साथ खड़ी है, वो चिराग जी के पक्ष में खड़ी है। तो क्या इसी को लेकर के उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन उस घर में जाती है, जा करके वहां पे कमरे में ताला लगाने का प्रयास करती है, ताला लगा देती है? आप ये बताइए कि जब उस संपत्ति में 4 लोगों का हिस्सा है तो फिर 2 लोग भी जाकर के ताला क्यों लगाए? ये कहां से न्याय संगत है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी घर के बगल में उन्होंने एक नया घर बनाया है, जहां पे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति लगी हुई है। उस घर को छोड़ करके यहाँ ताला लगाना? अगर संपत्ति का बंटवारा होगा, पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, सिर्फ एक जगह ही क्यों होगा, पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा और चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और आप ये भी बताइए कि अगर उनकी मंशा सही थी तो अपने घर में बॉडीगार्ड को लेकर के अंदर कौन जाता है? कोई आज तक कोई अपने सुरक्षा कर्मी को लेकर के साथ में घर के अंदर जाता है क्या? तो जब वो आरोप लगाते हैं तो एक उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं।
आप ये भी बताइए कि चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बड़ी माँ के बारे में उनका हमेशा क्या ख्याल रखते हैं। चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी माँ का हर पल ख्याल रखते हैं। हर ही दूसरे दिन से बात होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, उनके रहन सहन के लिए जो भी इच्छाएं होती है, उनके कपड़ों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और जो भी खर्चे की जरूरत होती है हमेशा करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या एक पुत्र का अपना दायित्व निर्वहन करना एक देवर को इतना नागवार क्यों गुजरना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तो मंशा है जो ये चाह रहे हैं और जो अभी तक उस पर सफल नहीं हो पाए हैं। हम लोग साथियों उस जगह आते हैं जहां पे रामविलास पासवान जी के उस वक्तव्य को मैं याद दिलाना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था कि मैं कैसा भाई होऊंगा कि मैं महल में रहूं और मेरे दोनों भाई गांव में गरीब पड़े रहे, झोपड़ी में रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जो स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर के टीचर थे वहां पढ़ाते थे, उनको एमपी, उनको एमएलए, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री, एमपी और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। उसके बावजूद ये भाई जो हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि बड़े भैया उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज फायदा उठाया। और इस नाजायज फायदे का ही नतीजा है कि आप हर वक्त उनके मुंह से ये जरूर सुनते होंगे कि जो भी बड़े भैया की संपत्ति हो उसमें तो चिराग पासवान जी का हिस्सा है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बाकी संपत्ति आपने बनाने कैसे ली, किसके आशीर्वाद से बनाया, कहां बनाया, कितनी बेनामी है, आपको इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जब बंटवारा होगा तो पूरा व्यापक होगा और आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिस रामविलास पासवान जी की आपने उनके जो नाजायज फायदे लिए थे उससे संपत्ति बनाई थी, उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। आज के दिन में जब भी संपत्ति की विवाद पे आती है तो सिर्फ वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी की संपत्ति थी, जो विरासत थी, उसी में चिराग पासवान जी का हिस्सा होगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इनकी नीयत, पशुपति कुमार पारिस जी की नीयत उनके बयानों से अभी अररिया में खुल गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो पिछले 10 साल से चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा हो। इस बयान के क्या मायने हैं साथियों? इस बयान के ये मायने हैं कि उनकी नीयत बड़े भैया की कुर्सी पर आज नहीं, बहुत पहले से थी। वो बहुत पहले ही चाहते थे कि इस राजनीतिक विरासत का और संपत्ति का बंटवारा आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी जिस वक्त केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे उनकी नजर उस कुर्सी पे थी उसी वक्त से? क्या इसी को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने ये इंतजार किया कि कब रामविलास पासवान जी इस दुनिया से जाएंगे और मैं अपनी साजिश को षड्यंत्र को मैं क्रियान्वित करूंगा? साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किए, अलग अलग कृत्य किए, उस वक्त चूंकि उनकी नजर उस कुर्सी पे थी, उन्होंने ही इस बात पे उसकी डिफिकल्टी, उनके सामने कठिनाइयां पैदा करनी शुरू की और जिस कारण से चिराग पासवान जी पार्टी का वो विस्तार नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। वो पार्टी को वो काम नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे, क्योंकि पशुपति कुमार पारिस जी की नजर उसी वक्त रामविलास पासवान जी की कुर्सी, उनकी पॉलिटिकल विरासत पर पड़ गई थी। और पड़ी ही नहीं थी, आप ये बताइए कि अभी उन्होंने जिनको वो अपना भगवान कहते हैं, जिनकी वो फोटो लगाते हैं, उनके बारे में बात करते नहीं सकते, उनकी जीवन में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? क्योंकि वो व्यक्ति उन सवालों का जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं,
उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, चिराग पासवान जी नहीं दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी ही दे सकते हैं। अभी उन्होंने जब चिराग जी की मां को उस सभा में, अपनी महफिल में जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने रीना शर्मा कहकर के बुलाया। साथियों, एक समय था जब उनके पैरों को हाथ लगाते ये नहीं थकते थे, जब रामविलास पासवान जी जीवित थे। और आज सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, उनकी पॉलिटिकल विरासत के लिए उनको ब्राह्मण कहने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। उनको भी पता है कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं आती है, उनको भी पता है वो किस समाज से आती है। उसके बावजूद इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना, रामविलास पासवान जी की पॉलिटिकल लेगेसी को हथियाने की कोशिश आज से 10 साल पहले करना, ये साथियों सरासर गलत है। कमाल की बात यह है कि वो बड़ी मां को भाभी कहते हैं, चिराग पासवान जी की मां को रीना शर्मा कहते हैं। जब सत्ता में होते हैं तब दोनों भाभियां होती हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, जब अपनी प्रासंगिकता समाज के सामने साबित करनी होती है, तो बड़ी मां को भी भाभी कहते हैं, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान जी की मां को वो रीना शर्मा कहते हैं। ये इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों? जब आप परिवार की बात करते हैं, आप हमें ये दुहाई देते हैं कि आप लोगों को परिवार की बात उठा करके जनता के सामने इस तरह से पब्लिक फोरम में डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो आप इस तरह से अनर्गल बातें क्यों करके जनता के सामने इस तरह के आरोप लगाते हैं? मैं तो ये भी कहूंगा कि चिराग पासवान जी को लेकर के जो लगातार उनका वक्तव्य रहा है कि जब वो सत्ता में थे और चिराग पासवान जी सड़क पे थे, तब ये कहते थे कि ये हमारा खून नहीं है, और जिस दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री की का ओथ लिया था, शपथ लिया था, तो ये कहते हैं घर का बड़ा बेटा है। मतलब जब हम सत्ता में रहेंगे तो वो खून खराब हो जाएगा, और जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो बड़ा बेटा हो जाएगा, वो हमारा खून हो जाएगा। ये दोहरा चरित्र आदमी को, खास करके जो सार्वजनिक जीवन में होता है, इससे बचना चाहिए। अरुण भारती के तमाम बातों को सुन रहे होंगे। अरुण भारती ने एक एक बातों का जवाब दिया है। जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जो संपत्ति है उसका बंटवारा होना चाहिए, 3 हिस्सा में बंटवारा होना चाहिए। इसको लेकर भी अरुण भारती ने कहा कि जब 3 भाई की बात हो रही है तो फिर जो बहन है, यानी कि रामविलास पासवान की जो बहन है, उनको भी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रिंस राज पासवान को लेकर भी बड़ी बात कह दी। प्रिंस राज पासवान जो है, बीते साल 2024 नवंबर में जो है उनकी सोशल मीडिया पर, अब तक आप देखते आ रहे होंगे कि उनका सोशल मीडिया आईडी जो था वो प्रिंस राज था, लेकिन अब प्रिंस राज पासवान कर लिया। उसको लेकर भी अरुण भारती ने कह दिया कि ये जो है पासवान वोट बैंक को बटोरने को लेकर अब जो है प्रिंस राज लग गए हैं। बाकी तमाम बातों को सुन रहे थे अरुण भारती ने क्या कुछ कहा। पर इसमें इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।